अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, आज बड़े फख्र से मैं ये कहना चाहती हूं कि जंग में भी और अमन में भी पाकिस्तान की खवातीन मर्दों के साथ शाना बशाना है। पाक फौज की मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। पाक फौज में तारीख रकम हो रही है और दूसरी जानिब वजीर आजम भी तारीख रकम कर रहे हैं मुसलसल इजलासों में आकर। लेकिन मजे की बात यह है कि आज के इजलास में वजीर आजम के अंदाज बड़े बदले हुए नजर आए, जिससे यह लगता है कि एक्टिव हो गए हैं वजीर आजम। ऑपोजिशन को लिबरली करप्ट करार दिया और यह भी कहा कि कुर्सी छोड़ने से कभी नहीं घबराना चाहिए। और इससे पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार थे, एक दूसरे को चैलेंज करने में ये भी भूल गए कि कल एक कौमी सानहा गुजरा था, जाने गई थी और आज हम लोग ये क्या कर रहे हैं। ये तमाम इश्यूज होंगे शो का हिस्सा, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। हमने कम से कम 4 बड़े बड़े जो अटेम्प्ट्स थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया। सिक्योरिटी इदारों ने मुंबई तर्ज की दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कोई शक नहीं स्टॉक एक्सचेंज हमले के पीछे भारत है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। इमरान खान का शहीद सब इंस्पेक्टर और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज तहसीन, बोले ये हमारे हीरोज हैं। इसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। -1 करवा ले तब भी कोई नहीं बचेगा। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को साफ साफ बता दिया, कहा एक वजीर आजम और एक वजीर खारजा को दुबई से तनख्वाह मिलती थी, उसके सबूत मिल रहे हैं। ये जल्दी में हैं, चाहते हैं किसी तरह हुकूमत चली जाए और ये बच जाए। कुर्सी आनी जानी चीज है, छोड़ने से नहीं घबराना चाहिए। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। जो पैसा गरीबों का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करके बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब, ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, मियां साहब फिक्र ना करें, आप जितना मर्जी लूटें, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. Thank you. ये मैंने नहीं कहा। विफाकी वजीर अली जैदी के पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात। उज़ैर बलोच और निसार मुराई की GITs पढ़कर सुना दी। सवाल उठाया कि भुट्टो की जमात लूट मार और दहशतगर्दी की जमात कैसे बन गई। खालिद शहनशाह का कत्ल किसने किया, बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन था। अली जैदी के मुताबिक GIT रिपोर्ट्स में लिखा है उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, जिसने 158 लोगों के कत्ल का एतराफ़ किया। निसार मुराई का तकर्रुर फरियाल तालपुर की सिफारिश पर हुआ। कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई और ओवैस टप्पी ने आसिफ जरदारी के कहने पर उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया। ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी फोटो चाहता हूँ, आओ ना। मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार। अली जैदी की तकरीर पर PP रहनुमाओं को गुस्सा आ गया। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ठंडे ठार नवीद कमर ने पहले मास्क उतारा, फिर जैकेट। अली जैदी को लड़ाई का चैलेंज दे दिया। कादिर पटेल के PTI क़यादत पर जाती हमले। हुकूमती अरकान भी खड़े हो गए। सूरत हाल पर स्पीकर परेशान, अली जैदी से नाराजगी का इजहार। एक मिनट अली देखो, आप वहाँ से मुझे सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर मोबाइल पर किसी से राबते में थे। दहशतगर्दों के कब्जे से हासिल किए गए मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली गई। दहशतगर्द लियारी एक्सप्रेस वे के रास्ते स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और कराची पुलिस चीफ का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम दहशतगर्दों के लिए पैगाम है, इस तरफ आना भी नहीं।
तब्दीली आए ना आए लेकिन पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में जरूर आ रही है। इमरान खान तारीख रकम कर रहे हैं। ना सिर्फ कौमी असेंबली के इजलास में लगातार शिरकत कर रहे हैं बल्कि धीमे लहजे में खिताब भी कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन, बजट और कराची हमले तक हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज कौमी असेंबली में 41 मिनट के खिताब में वजीर आजम पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्विस है। पिछले 2 महीने में कम से कम दहशतगर्दी की 4 बड़ी कोशिशों को हमारी एजेंसीज ने नाकाम बना दिया। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए इमरान खान बोले कि ये चाहते हैं कि -1 हो जाए, अगर हो भी गया तो आने वाला इन्हें नहीं छोड़ेगा। वजीर आजम ने अपने पार्टी अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि कभी कुर्सी छोड़ने से घबराना और डरना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने वाली चीज़ है। इदारों में इस्लाहात नागुज़ेर हो चुकी हैं, जैसे चल रहे थे अब उसी तरह नहीं चल सकते, ये कहना है वजीर आजम का। और मजीद ये कहा कि या तो हम इस्लाहात करेंगे या फिर बुरे वक्त का सामना होगा। वजीर आजम ने आज टोक अल्फाज में कह दिया, एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूँ कि जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनको टेक ऑन नहीं करते, अगर नहीं करते अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। सो कहने का मकसद ये है कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। लेकिन वजीर आजम की स्पीच से पहले कौमी असेंबली का ऐवान रॉयल रंबल बनने ही वाला था कि स्पीकर बीच में आ गए। कोर्ट वोट भी उतरने वाला था, आपको दिखाते हैं। एक सेकंड स्पीकर साहब बहुत सुनिए यहाँ बैठ के। चलो यार, ये नवीन तबर साहब कर लेंगे रिस्पॉन्ड। अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ, मैं भी फोटो चाहता हूँ। आओ ना बेटा। नो प्लीज फोटो चाहता हूँ। आओ ना बेटा। नो प्लीज मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। प्लीज थैंक यू। ये मैंने नहीं कहा। हौसला आना चाहिए जी, सब इस तरह ना करें जी। आप प्लीज कादिर पटेल को बोलने दें, ही कैन आंसर दें। फिर लड़ाई करते हैं। आओ, मैं भी फोटो चाहता हूँ। आओ ना बेटा। मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और बात सिर्फ लड़ाई झगड़े तक महदूद नहीं थी, अरकान एक दूसरे को चैलेंज भी दे रहे थे और चैलेंज कबूल भी कर रहे थे। पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा। आओ मुनाजरा कर दो, आओ पेश कर दो। कल यहाँ पे बात हुई, मुनाजरा करें हमारे साथ। ओहो, एक दिन में 4 पेपर क्लियर हो, मुनाजरा कर, मुकाबला करने को तैयार हूँ। इलेक्शन लड़े जहाँ से, उनके अपने हल्के से सीट छोड़े, मैं वहाँ से लड़ने को तैयार हूँ। कहीं टीवी पे मुकाबला करना चाहे, मैं वहाँ पे करने को तैयार हूँ। आप लोग सामना कैसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया। 208 अरब का मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे। है क्या जो कस के बांधिए मेरी बरा डरे, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहगर को मैं।
बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं, जबकि तज्जिए के लिए खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब और अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये वज़ीर आज़म की स्पीच पर मैं आपसे बात करूंगी और जो उन्होंने आने वाले वक्त के बारे में अंदेशा जाहिर किया उस पर भी बात करूंगी। उससे पहले मैं ज़रा ये बात करना चाहूँगी, कल एक कौमी सानहा गुजर गया, अफसोसनाक कल ये दिन था। आज ये पार्लियामेंटेरियंस का, अरकान कौमी असम्बली का जो रवैया था, क्या आज ऐसा होना चाहिए था असम्बली में? बहुत शुक्रिया जी। वाकई बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और वज़ीर आज़म ने आज अपनी तकरीर का आगाज़ उसी वाक़े से किया और उसके जो बैन अक़वामी जो उसका हाथ है या जो बैरूनी हाथ है उस बारे में भी जो बात की, और जो हमारे सिपाहियों ने और हमारे पुलिस वालों ने जो वहाँ पे जाने दी और दलेरी से इस वाक़े को के जिसको बहुत बड़े एक नुकसान हो सकता था उसको बचाया, उनकी तारीफ़ भी की। रही बात पार्लियामेंटेरियंस की, तो आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि बजट में लोग हमारे कम हैं और लोग अपोजिशन से मिल गए हैं। एक अपोजिशन ने अपने अपने आप को खुद फरेबी में रखा हुआ था और कल जब गिनती हुई तो बहुत बड़ा फर्क था उस गिनती में, तो उससे ज़रा हवास बाख्ता हुए हुए हैं। आज भी सारा दिन वो शोर शराबाई करते रहें और वॉकआउट करते रहें, तो मेरा ख्याल है बड़ा गैर संजीदा उनका रवैया था, गैर संजीदा तकरीरें थी, ज़ाती हमले थे। और जाहिर है जब आप पार्लियामेंट में होते हैं और आपको पता हो कि एक लोग करप्ट, जी नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको पता हो कि मुल्क को लूटने वाले करप्ट किस्म के लोग यहाँ कौम के सामने इस तरह की बातें करें, तो जाहिर है दूसरी तरफ के भी जज्बात होते हैं और हम ये बयानिया बनने नहीं दे सकते जो वो एक झूठ की बुनियाद पे एक अमारत खड़ी करते हैं। लिहाजा उसके जवाब दर जवाब में फिर चीजें आ जाती हैं, लेकिन सही यानी कि जो उन्होंने किया वो गलत, जो आपने किया वो हमारी कंस्ट्रक्टिव। खालिद अजीम साहब, आज मैं ये नहीं कह रहा सही, लेकिन जब कोई वाक़या होता है तो रिस्पांस तो होता है। मुसलसल शिरकत, हर मौजू पर गुफ्तगू, कराची सानहा, लॉकडाउन और बजट, ऑपोजिशन पर भी खूब उन्होंने तनकीद की। बड़ी एक्टिव और फ्रेश बॉडी लैंग्वेज थी वजीर आजम की। क्या हम ये समझे कि तब्दीली आ गई है? देखें जी, मैं ही समझता हूँ कि कुछ तो ऐसा मामला था जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो है उनको इतना प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ा। बजट पिछले साल भी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी और इतना उनकी शिरकत जो है वो हम देखने में नहीं आई। रवां साल भी अगर आप देखें तो पूरे जो सेशन हैं इससे पहले जितने गुजरे हैं उनमें वो एक दफ़ा तशरीफ लाए हैं और अब ये बजट सेशन में वो 4 दिन आए हैं। अब वो पैनिक था या वो अफवाहें थी या जो कुछ भी था, दुरुस्त है कि हुकूमत उसमें से निकल गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो तर्ज अमल है ये वाक़तन मैं ये समझता हूँ कि गैर मामूली था। और सदाकत अब्बासी साहब भी जो है वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि उन्होंने शायद पूरे साल में, बल्कि 22 महीने जो उनके हैं उसमें इतनी मुलाकातें नहीं की जितनी उन्होंने इस वक्त की। वो वफूद की शक्ल में भी लोग उनसे मिलते रहे, वो इशाइया में भी इंडिविजुअली एक के पास जाके मुलाकातें करते रहे और उसके बाद फिर जो इंडिविजुअल मुलाकातें हैं उनका सिलसिला आज तक भी जारी रहा है। अगरचे आज कोई इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बजट कल मंजूर हो चुका था, लेकिन आज भी उन्होंने उन मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। और जो पिन पॉइंटेड ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनकी हुकूमत की वर्किंग से, और सारे लोग खुश नहीं हो सकते हैं। हुकूमतों के अंदर भी जो लोग शामिल होते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी सारे लोग खुश नहीं थे, तो जिन लोगों की कोई थोड़ी सी रंजिश सामने आती थी उनसे मुलाकातें करते रहे। इसका मतलब कि डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ तो थी कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना उनके लिए ज़रूरी था। अलबत्ता ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरे साल में जो 5 हाज़िरियाँ उनमें से 4 जो हैं वो इन्हीं बजट इजलास के दिनों की हैं, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो है चूँकि उनका खुद अपना वादा था कि वो न सिर्फ असम्बली में आएंगे बल्कि क्वेश्चन आवर जो है वो भी एड्रेस किया करेंगे खुद, और लेकिन ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई। उनकी मसरूफियात भी हो सकती है, सारे मामलात हैं, लेकिन पार्लियामेंट को मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम वक्त मिलता रहा और वो रवायत बरकरार रही। मासवाए यूसुफ रजा गिलानी के और कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं था जबकि पार्लियामेंट को प्रॉपर टाइम देता रहा। तो ये कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर जो है मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने न सिर्फ अपना तर्ज अमल बदला, तर्ज अमल बदला और वो बदला हुआ दिखा भी। अदनान आदिल साहब, 22 महीने में बेशुमार मुलाकातें और इजलास में भी वज़ीर आज़म हाजिर रहे, बजट की बात हो या किसी भी किस्म की गुफ्तगू हो, ये बताइएगा
कि ये टाइमिंग्स कितनी अहम है और ऐसे में माइनस इमरान खान का भी शोर कहीं से आ रहा है, क्या कोई प्रेशर है या फिर वाकई ये लग रहा है कि डेडलाइन है, एक टाइम लिमिट है, अब इसमें परफॉर्म करना है, इसमें एक्टिव होकर दिखाना है? देखिए, असल में तो प्राइम मिनिस्टर जो एक्टिव हुए हैं या थोड़े से हमें नज़र आ रहे हैं कि असम्बली में ज़्यादा आए, अरकान असम्बली से ज़्यादा मुलाकातें की, जैसे कि हमारे साथी खालिद साहब कह रहे हैं। तो उसकी वजह तो यह है कि वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बजट पास ना होता है असम्बली से तो उनकी हुकूमत को ख़तरा था, वो तो एक अदम एतमाद हो जाता। तो इस वक्त जो उनकी एक्टिविटी है वो तो अपनी हुकूमत की खातिर है, कुर्सी की खातिर है। कौम तो उनसे ही चाहती है, वो तब्दीली चाहती है जिससे उनके हालात बदलें, जिससे मुल्क में गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर हो, मईशत बेहतर हो, माशी तरक्की की तरफ चलें। तो अब इन मुलाकातों का आवाम को क्या फ़ायदा, वो तो जब है कि जब कोई नतीजा निकलेगा, कोई आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचेगा, कोई सिस्टम में बेहतरी आएगी, तो फिर ये नतीजा खेज़ उनकी जो मुलाकातें या अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली आई है तब आवाम उससे कन्विंस होंगे। तो अब बात यह है कि मुझे तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल कि अपोजिशन तो एक शोर मचाती है, अपोजिशन का काम ही शोर मचाना है, हुकूमत को ऊपर तनकीद करना है, मुखालफत बराए मुखालफत होती है पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत में, तो वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि उस मामले को ज़रा ठंडा रखे। अच्छा। तो अब ये है कि वो तो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया अली जैदी पे कि वो करप्ट वज़ीर हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट पढ़ दी जिस पे माहौल बहुत गर्म हो गया कौमी असम्बली का और बहुत तलखी हो गई। बात वो कोर्ट उतार दिया नवीद कमर ने, हालांकि वो ज़रा ठंडे आदमी समझे जाते हैं। अब ये है कि वहाँ पे कुछ अरकान असम्बली जो हैं उनका रवैया बहुत ही गैर पार्लिमानी है, ज़ुबानी गुफ्तगू करते हैं, उसमें ऐसे इशारे किनारे में ऐसी बातें होती हैं जो बहुत नाशाइस्ता होती हैं। ये अगर पार्टीज़ चाहती हैं कि ये सिस्टम चलता रहे, देखिए इमरान खान की हुकूमत को अब कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि 173 अरकान अपोजिशन के पास नहीं है जो वो अदम एतमाद उनके खिलाफ ले आए। इमरान खान बैठे हैं, आज वो पूरे एतमाद भी थे जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, क्योंकि उनका बजट वो ये भी कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स करनी होंगी, अगर ना की तो बुरा वक्त आ सकता है, खुद उन्होंने एडमिट किया। अहमद वलीद साहब, कुर्सी छोड़ने से डर नहीं लगता, हमें कोई नहीं गिरा सकता? जो लोग ये चाह रहे हैं कि माइनस इमरान होने से ये लोग बच जाएंगे, माइनस हो भी गया तो बाकी इनको कोई नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब ने आज ये भी गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के बारे में और इस NRO के बारे में खासकर जिन्होंने जिक्र किया कि 6-7 लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको छोड़ दूं लेकिन मैं ऐसा प्रेशर नहीं लूंगा, इस गुफ्तगू के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ अरसे से इस तरह की चहमगोइयाँ चल रही थी और इस तरह की बातें जो हैं ऑब्वियसली वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुंची हैं या उनको एक खदशा लग गया है कि शायद कोई इस तरह की मूव चल सकती है, जिसके बाद वो काफी अलर्ट हो गए हैं, पार्लियामेंट में आना शुरू कर दिया है, खुल के बात करते हैं, तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आज की जो तकरीर थी उसमें काफी सारे पहलू थे। ये बातें जो हैं वैसे तो उनको नहीं करनी चाहिए थी कि हमारी हुकूमत जो है कुर्सी हम छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं, -1 हो भी जाए तो हम एहतसाब से बाज नहीं आएंगे। तो ये बातें जो है ऑब्वियसली इशारा देती हैं कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। ये परेशानी अब क्या है, क्या चीजें ऐसी हैं जो पीछे पक रही हैं, वो अगले कुछ दिनों में नजर आएंगी। लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आके अच्छा किया, लोग ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट में आए, जैसी भी अपोजिशन है, जैसी भी तनकीद है उसका सामना करें। और दूसरा ये कि इस्लाहात की उन्होंने बात की। अब चीनी के ऊपर स्कैंडल आने के बाद उनको पता चला है कि पाकिस्तान में इदारे जो हैं किस तरह से खराब हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उम्मीद लोगों ने ये लगाई थी तहरीक इंसाफ को वो वोट देंगे जो इस्लाहात लेके आएंगे इदारों के अंदर। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हम पुलिस में इस्लाहात लेके आएंगे, लेकिन पंजाब में एक किस्म की भी कोई इस्लाहात क्या कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे एक चीज नजर आ रही है कि पीटीआई ने कोई इलेक्शन से पहले तैयारी नहीं की थी। तैयारी होती तो इस वक्त इस्लाहात नजर आ रही होती। अब अगर एक एक कमीशन बना के और इस तरह से रिपोर्ट सामने ला के, चाहे वो PIA हो चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, उसके बाद अगर इस्लाहात करनी है या वजीर आजम हैरानी का इजहार करें कि मुझे तो अब पता चला है कि इतना कुछ हो रहा है, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि इतना मुल्क के अंदर जो है इदारे जो है इस तरह से तबाह हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर जो सिचुएशन थी उन्हें अब जाके पता चल रही है। अगर इस तरह से इस्लाहात होंगी और फिर वो कितना टाइम लगेगा, 10 साल लग जाएंगे इसको। दूसरी चीज ये है कि वजीर आजम आज थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि वो कंटेनर पे चढ़ गए, फिर अपोजिशन को उन्होंने आड़े हाथों लिया, बहुत सख्त तनकीद की, बहुत ज्यादा बड़ी तकरीर की कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, ये NRO मांगते हैं। ये नैरेटिव जो है पिछले कई अरसे से चल रहा है,
लेकिन लोग ये मानते हैं कि हुकूमत तो ये कहती है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सब लोग तो छूट रहे हैं। जो भी मुकदमात उनके ऊपर बन रहे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। अब राजा परवेज अशरफ है, उनका केस देख लें, उनको एक्विटल हो गए, वो रिहाई मिल गई उनको। इस तरह दूसरे केसेस आप देख लें, किसी एक केस में नैब जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। अहमद तलीद साहब, ये सवाल मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछूंगी कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो फिर छूट कैसे रहे हैं? लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब, पहले वजीर आजम कैबिनेट को 6 महीने की डेडलाइन देते हैं कारकर्दगी बेहतर करने के लिए, उसके बाद वजीर आजम कहते हैं कि वो आखिरी चॉइस है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। फिर ये कहते हैं कि कुर्सी अगर ना भी रहे, छूट भी जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। क्या कोई प्रेशर है कि अब गुफ्तगू इस नहज तक आ रही है? देखें, ये 3 मुख्तलिफ मराइल पे 3 मुख्तलिफ बातें हैं। कुछ बातें कही गई हैं, कुछ उनके रिस्पॉन्स उन्होंने जवाब दिए हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान को लूट मार करने वाले और इदारों को बर्बाद करने वाले इस मुल्क का ऑप्शन हो सकते हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये उन्होंने बजट से पहले जब इशाया दिया उस वक्त बात की थी कि पीटीआई के अलावा मुल्क में कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें बहुत सारी तकरीरें आ गई कि जी इमरान खान साहब को कुछ कुर्सी को बड़ा पक्का समझना शुरू हो गए हैं और ये पता नहीं समझते हैं कि दूसरों की तरह के जी नागुज़ीर हो गए। आज उन्होंने उस बात का जवाब दिया कि कोई कुर्सी किसी की पक्की नहीं होती। और मैं अपने घर में रहता हूं, मैं नवाज शरीफ साहब की तरह कुछ 8 मेरे कैंप ऑफिस नहीं है, सवाए ट्रांसपोर्ट के और सवाए सिक्योरिटी के मेरे घर में दाल रोटी सारी अपने पैसों की है। मैं अपने घर में रहता हूं, लिहाजा मुझे आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बयानियां पिछले एक हफ्ते का अगर आप टीवी टॉक शोज देख लें और मुल्क में माहौल देख लें, तो ये था कि आज गई और कल गई। तो वजीर आजम ने उन बातों का जवाब दिया है। बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से बजट मंजूर हुआ और बहुत सारे सवालात जो इस वक्त गर्दिश कर रहे थे उनके जवाब में दिया। और -1 की बातें भी चल रही थी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऑपोजिशन किसी सिचुएशन में है, उनके अपने अपने मसाइल हैं, उन पे बेपनाह केसेस हैं। सदाकत साहब, बार-बार वज़ीर आज़म एनआरओ का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि मैं अगर 6-7 लोगों को एनआरओ दे दूं तो ऑपोजिशन शोर मचाना छोड़ देगी। कौन से 6-7 लोग हैं ये ऑपोजिशन के जो एनआरओ मांग रहे हैं वज़ीर आज़म से? देखिए, वज़ीर आज़म ने ये एक सियासी बात की और बात की कि क्या मसला है कि मैं पहले दिन तकरीर कर रहा हूँ, फर्स्ट डे तकरीर कर रहा हूँ, मुझे तकरीर नहीं करने दे रहे। पहले दिन से कह रहे हैं फेल। वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको पता है कि अगर इमरान खान मजबूत होता है, पाकिस्तान मजबूत होता है। यानी कि कोई भी एनआरओ नहीं मांग रहा, ये वज़ीर आज़म का सिर्फ एक सियासी बयान था। आप खुद कह रहे हैं सदाकत साहब। मैं आ रहा हूँ, नहीं, मेरी मुझे पूरी बात करने दें ताकि आपको जवाब समझ आ जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इनकी अगला टाइम जेलों में गुजरेगा और जो उन्होंने अपनी नस्ल तैयार की हुई है और जो लूट मार का पैसा है वो वापस जाएगा। लिहाजा ये दबाव डाल रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। जैसे माजी में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातें तो की, आज परवेज अशरफ के केस के बारे में बात हो रही है। ये केस बनाया किसने था? नून लीग ने। और जब केस के दौरान इतने कमजोर केसेस होते हैं कि लोग छूट जाते हैं। लिहाजा वजीर आज़म का ख्याल है कि पहली दफा एग्रेसिव किस्म का नैब और FIA एक्टिवली काम कर रही है। इनकी तरफ से दबाव है कि इमरान खान हट जाए, -1 हो जाए ताकि ये बचे। उन्होंने कहा, ये कमिटमेंट शो की, अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरे पीछे जो मेरी ये फोर्स तैयार हो गई है, ये आपको करप्शन नहीं करने देगी और आपको एनआरओ नहीं देगी। लेकिन सदाकत साहब, आपको पता है ना कि वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा है कि जब तक इदारों और उनके अंदर बैठे माफियाज को ठीक नहीं कर लेते, रिफॉर्म्स नहीं कर लेते, हम आगे नहीं चल सकते, आगे बुरा वक्त आने वाला है। जी, वज़ीर आज़म ने कहा, अपनी पार्टी को कहा, अपनी पार्लिमानी पार्टी को कहा, हमें कहा कि हमने कौम से रिफॉर्म करने का कमिटमेंट किया हुआ है। हमें क्या गिरा सकता है जब हम नजरिए से हट जाएंगे? हम नजरिए पे हैं तो ये जो अपोजिशन है, करप्ट लोगों का टोला, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहा हमारी मॉरल अथॉरिटी हमारे उस बयानिए पे है जो हम दे के आए और वो इदारों का रिफॉर्म है। ये वो हमें बता रहे थे कि हमें आइंदा मजबूत होने के लिए अपना इस्लाहात का जो प्लान है उस पर चलना है। तो मैं समझता हूं आपको बता रहे थे, लेकिन लग ये रहा था कि वो ये ऑपोजिशन को बता रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, साथ ही रहिए। वजीर आजम ने साबिक वजीर खारजा का नाम लिए बगैर उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं चाहूंगी वो गुफ्तगू जरा थोड़ी सी हम नाजरीन को सुनवा दें। इसने जो तंज किया, बड़ा आशिक रसूल बन गया। यही आदमी
ये फॉरेन मिनिस्टर था। ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे हैं। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में PMLN में और PTI में फ़र्क क्या है। बड़े अपना सूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात को साथ हैं, ये लिबरल है। ये लिबरल हैं लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। अदनान आदिल साहब, असेंबली के फ्लोर से आज वजीर आजम ने बिल्कुल वैसे ही तनकीद का निशाना बनाया ऑपोजिशन को, जैसे वो ऑपोजिशन में रहकर तनकीद किया करते थे। लिबरली करप्ट करार दे दिया पूरी ऑपोजिशन को, और खासकर ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान साहब को बहुत सख्त तनकीद की थी जब बजट हुआ जी। सदाकत साहब ऐड कर दीजिए। अदनान आदिल साहब एक मिनट के लिए जरा सदाकत अली साहब ऐड करना है। एक बात कर लूं जी, वो बात ये थी कि जब इमरान खान साहब ने उस दिन तकरीर की तो इमरान खान साहब खातिमुन नबीयीन तक का शायद वो उन्होंने पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं कर सके, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उन पे मजहबी हमला किया था कि वो उन्होंने उनका जवाब दिया है कि मुझ पे जो तनकीद आई है अपने आप को वजाहत की है कि वो आशिक रसूल बनते हैं और मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। तो वो लिबरल और मजहबी और दीनी होने की वजाहत की है जो ख्वाजा आसिफ की तकरीर में तनकीद थी। अदनान आदिल साहब जी बिल्कुल, जैसे बजट के बाद ख्वाजा आसिफ को मौका मिला तो उन्होंने बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया था इमरान खान को, और जैसा कि अभी सदाकत अली अब्बासी ने सारी बात बताई दी है तो वो उसका जवाब दे रहे थे। देखिए बात ये है कि इस तरह तनकीद करना, जवाबी हमला करना, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, ये सिलसिला तो कभी रुक नहीं सकता, और ये हम कब से देख रहे हैं। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी इनको बहुत आड़े हाथों लेते थे और अब भी कई दफ़ा लेते हैं। मसला आवाम का ये है कि जब कोई आदमी इक़्तिदार में आ जाता है तो लोगों की उससे तवक्को ये नहीं होती कि वो अपने मुखालफिन पे कैसे बड़े बड़े हमले करता है। लोगों की तवक्को ये होती है कि वो परफॉर्म क्या कर रहा है, वो डिलीवर क्या कर रहा है, वो उनके लिए क्या कर रहा है, ठोस काम क्या कर रहा है। हम इमरान खान साहब के हत्ता के जो सपोर्टर्स भी हैं अब उनकी तकरीरें और ऐलानात सुनकर थकने लगे हैं लोग। अब उनको डिलीवर करना है, उन्हें कुछ करके दिखाना है, कोई ठोस काम करके दिखाना है। ये काफ़ी नहीं है कि चीनी पे आपने इंक्वायरी कमेटी बना दी, रिपोर्ट आ गई। चीनी तो अभी भी 80-85 रुपए किलो मिल रही है आवाम को। आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? क्या चीनी 55 रुपये मिलने लगी? क्या 60 रुपये मिलने लगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। पेट्रोल आपने सस्ता किया, आवाम को मिलना ही बंद हो गया। तो इमरान खान को जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है वो है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, वो अपना डिलीवर करें, लोगों तक उनको बेनिफिट पहुंचाएं। उनको इतनी उम्मीदों के साथ लाए थे, दो बड़ी पार्टियों को रिजेक्ट करके लाया गया, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। इसलिए तो नहीं लाया गया था कि वो असम्बली में मुनाजरे करेंगे, वर्बल मैचेस होंगे। ये काम तो पहले भी हो रहे थे, अब वो भी यही काम शुरू कर रहे हैं। तो इससे आवाम को क्या मिला? फिर तब्दीली का मकसद तो ये था कि कोई आवाम को नजर आए कि ये तब्दील हो रहा है, ये PIA जो है रिफॉर्म हो गई है। बिल्कुल 2 साल गुजर गए हैं, अब लोग आपको ये सवाल करना चाह रही थी कि PIA इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद 30% फेक डिग्रीज वाला मामला सामने आ गया। उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट वो ये हुआ कि यूरोप ने 6 महीने के लिए PIA की फ्लाइट्स को बंद कर दिया। पहले तो एक लोकली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, अब तो ग्लोबली एक प्रेशर बढ़ चुका है। अब कैसे, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, खासकर परफॉर्म करना? देखिए, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात की कि क्यों ना हम इसको ओपन करते। पायलट्स जो हैं वो फेक लाइसेंसेस रखते हैं तो दुनिया को हम क्यों ना बताएं। लेकिन सारी बातें दुनिया को बताने वाली नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के अंदर चल रही हैं, लेकिन आप उनको दुनिया भर को नहीं बता सकते। आप दुनिया भर को ये चीजें आश्कार नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जो है वो रिवील करें पूरी दुनिया को कि हमारे पास जाली लाइसेंस के पायलट्स हैं, और उनको जो जाली लाइसेंस मिले हैं हमारे इदारे ने दिए हैं और वो इदारे के सरबराह हैं। अब मामला आप देख लें कि इस तरह से एक्सपोज करने से अगर आपने कोई एक्शन करना है, आप एक एक दो पायलट्स को फारिग करते रहें, उनसे बात करें, उनकी चीजें वेरीफाई करें, उसके बाद उसको फारिग कर दें। अगर मशकूक, पहले इन्होंने कहा कि वो फेक लाइसेंस है, फिर उन्होंने कहा मशकूक लाइसेंस है। अब वियतनाम ने, फिर यूरोपियन यूनियन ने, फिर मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसको उन्होंने बंद कर दिया है, पायलट्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया है, और यूरोपियन यूनियन तो पाबंदी लगा दी 6 माह के लिए कि आपके जहाज इधर नहीं आ सकते। तो कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है।
यानी कि एक हुकूमत की ये जो नाहली है कि किस तरह से आपने पूरे एक इतने बड़े इदारे को इस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक्सपोज कर दिया। अगर वो चंद पायलट थे और लेकिन वो पायलट, बाकी पायलट तो सारे मेजॉरिटी तो ठीक है ना, इस तरह से तो फिर किसी स्टोरी पर काम ना किया जाए कि हमारे साथ इस तरह के हैं। नहीं, स्टोरी पे काम, लेकिन बात यह है कि मशकूक, पहले इन्होंने कहा कि नहीं हम उसको वेरीफाई करें। बात यह है कि पहले आप वेरीफाई कर लें, वेरीफाई करके पूरी डिटेल्स ले लें, उसके बाद एक एक दो जो सामने आए आप उनको फारिग करते जाएं। लेकिन आपने पहले से पार्लियामेंट के अंदर आपने वो रिपोर्ट सुनाई, उसके बाद आपने ये पायरेट्स का शोशा छोड़ दिया। अब आप कोई भी देखें, हिकमत वाला जो बंदा होगा, कोई ऐसा बंदा जो कि समझ बूझ रखता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि इस तरह से आप पूरी एयरलाइन को आप इस तरह से टारगेट कर दें, पूरी दुनिया को ये बता दें कि हमारी एयरलाइन जो है वो सारी खराब है। तो ये कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे? किस तरह से हुकूमत ये है कि मतलब इस तरह से कोई अपनी हुकूमत अपने इदारे को इस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम करे? मैं पूछ लेती हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब से। सदाकत अली अब्बासी साहब, किस तरह से हुकूमत अपने ही इदारे को, जिस तरह से अहमद वलीद साहब कह रहे हैं कि बदनाम करेगी, ये कैसे होगा? अब जबकि इदारों के रिफॉर्म्स की बात वज़ीर आज़म खुद ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफियाज को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा इदारों के अंदर बैठे हुए, तब तक ये हुकूमत और हम भी आगे नहीं चल सकते। तो ये PIA वाला स्पेसिफिक मामला, इससे हुकूमत कैसे निपटेगी? देखिए, हम एक ग्लोबलाइज विलेज में रहते हैं। अहमद वलीद साहब की बात एक लिहाज से ठीक है, लेकिन हम एक ग्लोबलाइज विलेज में रहते हैं। इतना बड़ा मुल्क में हादसा होता है और अगर रिपोर्ट आती है और लेट्स अज्यूम हम रिपोर्ट को छुपा देते और रिपोर्ट किसी तरह लीक हो जाती, तो आप, और इस दौरान खुदा न खास्ता कहीं छोटा मोटा हादसा हो जाता, तो लोग, दुनिया आपको क्या समझती कि आपकी एक इन्वेस्टिगेशन में एक मामला सामने आया, लोगों की जिंदगियों का, पाकिस्तानियों का या गैर मुल्कियों का, उनकी जिंदगियों का मसला आया। हम कितनी गैर जिम्मेदार कौम है। ठीक है, हमें वक्ती तौर पे इसका नुकसान हुआ है और मैं समझता हूं कि ये नुकसान है, लेकिन क्या हमें इस बात में हमें इसकी परेशानी है कि हमने एक्सपोज क्यों किया, या हमें इस बात पे दुख क्यों नहीं है कि हमने किस तरह के हुक्मरान रखे जो सिफारिशी निजाम के तहत लोगों को भर्तियां करते रहे? जब भी आप मसले का हल करेंगे, मसला खोलेंगे, बदनामी तो होगी, लेकिन क्या इतनी छोटी बदनामी के लिए हम इतना बड़ा रिस्क ले लें कि कल इस इंक्वायरी के बाद दुनिया में किसी जगह पर यह एक्सपोज हो जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत को पता चल गया था कि इनके पायलट के कुछ कागजात मशकूक हैं या किसी की ट्रेनिंग नहीं है और वो पायलट ग्राउंड नहीं किए गए, या अगर हम ग्राउंड एक करते और खुदा जिस भी इदारे में जो भी माफियाज हैं एक्सपोज करने में हुकूमत घबराएगी नहीं। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप साथ मौजूद थे और पैनल हमारा साथ था, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, वतन दुश्मनों के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले की तहकीकात जारी हैं। खुफिया एजेंसीज और हसास इदारों को अहम शवाहिद मिल रहे हैं और हमला आवरों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुआवनत हासिल थी। ये मंसूबा कहाँ बना, मास्टरमाइंड कौन था, सहूलतकार कौन थे, सुराग लगाया जा रहा है। हलाक दहशत गर्दों के मोबाइल फ़ोन से भी अहम मालूमात मिली हैं। हमले के वक्त दहशत गर्द फ़ोन पर किसी से राब्ते में थे और 7 रोज़ से कराची में थे। शोरूम से खरीदी कार में मुख्तलिफ मकामात की रैकी भी कर चुके थे। स्टॉक एक्सचेंज पहुंचने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल किया और मुमकिना तौर पर लियारी एक्सप्रेस वे का रास्ता सिक्योरिटी ना होने की वजह से इख्तियार किया गया। कराची पुलिस के मुताबिक चीनी काउंसलेट और PSX पर हमले का मास्टरमाइंड एक ही लगता है। दोनों हमलों की काफ़ी मुमासलत है इन चीज़ों में जो पाई जा रही है। इस हमले में शहीद होने वालों में निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद भी शामिल हैं। दहशत गर्दों ने हंसता बसता आशियाना उजाड़ दिया। हमारी प्रोड्यूसर उनीज़ा फातिमा उनके घर गई, वहाँ उन्होंने क्या मनाजिर देखे आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शहीद होने वाले जाबाजों में इफ्तिखार वाहिद भी शामिल हैं। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ क़यामत सुग़रा का मंजर है। इफ्तिखार शहीद अपने घर के वाहिद कफील थे। अहले खाना इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहे हैं हम उसे कम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर की है कि उनकी आवाज़, उनकी फरियाद अरबाब अख्तियार तक पहुँचा सकें। इस वक्त मेरे साथ इफ्तिखार साहब के बड़े बेटे बाद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ताज़ियत पेश करते हैं आपको समा TV की तरफ से, प्रोग्राम 7 से 8 की पूरी टीम की तरफ से, और हम इस दुख में आपके बराबर के शरीक हैं और बेशक ये कुर्बानी
बहुत अजीम कुर्बानी है आपके वालिद की। ये बताइएगा कि जब कल गए थे वालिद साहब तो आपसे मुलाकात हुई थी, किस तरह से आप लोगों को मालूम हुआ इस वाक़े का? मैं वालिद साहब जो है रोज़ के रूटीन की तरह सुबह 7 बजे जाते थे अपनी ड्यूटी पे, शाम को उनके 7 बजे ड्यूटी हो जाती थी, वो उससे घर आते थे। उसके बाद घर पे होते थे। सुबह जब अगले दिन जिस दिन ये वाक़या होना उसी दिन भी सुबह अपने टाइम पे सुबह 7 बजे गए अपनी ड्यूटी पे। तकरीबन 10 बजे ये फायरिंग शुरू हो गई, ये वाक़या पेश आया। ये फायरिंग की आवाज़ें हम लोग सुनी, हम लोग बाहर आए तो पता चला कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ है। जब हम लोग जो वहाँ के मौजूदा गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, इनके जो हम लोग हमें जानते थे, इस वजह से हमें उनकी इत्तला मिली कि हमारे वालिद साहब को जो है गोली ज़ख्मी हुए हैं, उनको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें इत्तला मिली कि हमारे वालिद साहब जो शहीद हो गए। उनके रिटायरमेंट तकरीबन 60 साल की रिटायरमेंट के दिन थे आखिरी के, ये 3 दिन रह गए थे उनके। उनको ये नहीं पता था कि वो ज़िंदगी से रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये जबरी रिटायरमेंट थी उनकी या जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था या जो भी थी मुद्दत वो ख़त्म हो रही थी? प्राइवेट नौकरी थी इनको, ये नौकरी करते हुए भी तकरीबन 10 साल हो गए। तो इनके जो अभी नए MD आए हुए सके, तो उसने ये फैसला किया कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी 60 साल के बुजुर्ग जितने भी थे बड़े, तो स्टाफ मेंबर हो या गार्ड के हो या जो अलग फोर्स के, उनको जो है ना रिटायरमेंट दे दिया गया 1 जुलाई तक की आखिरी थी। अच्छा, क्या कंपनी आई थी उनको कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो है कुछ ख़ास रकम दी जाएगी या कोई और वादा किया गया हो इसी मद में? इनके जो है रिटायरमेंट के बाद कोई फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं बोला, ना पेंशन वगैरह का उनको कुछ जो है ना बोला गया था। मैंने एक जो है मेरे से बड़ी है, एक मेरे साथ जुड़वा है और एक छोटा भाई है, फिर उससे छोटी एक बहन है। मैं खुद जो है एक टांग से माजूर हूँ। सही है, मेरा जो छोटा भाई है वो भी जो है दिल के पेशेंट है, हार्ट का ऑपरेशन किया गया उसका, खुद मजदूरी वगैरह नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब जो थे उनको 18,000 रुपये इनकी सैलरी थी, जितने भी वो थे वो सब हमारे वालिद साहब जो है इन्हें 18,000 रुपये में जो है पूरा करते थे। अभी हमारे पास आगे इतने वो वसाइल नहीं है कि हम लोग अभी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें या हम लोग आगे जो है अपने अखराजात पूरे कर सकें। बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, सही डायरेक्टर साहब है, वो आए थे, उनने भी ताज़ियत वगैरह की है। उन्होंने बोला हम बाद में चक्कर लगा लेंगे, मगर उसके बाद कोई भी नहीं आया। कंपनी है जिनके हमारे साथ वालिद साहब ड्यूटी वगैरह करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थे, उनके शहीद हो गए। उनके तरफ से अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ था, ना उनका कोई हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ना उनकी तरफ से कोई आया। वो जब 10 साल पहले उनको लगे तो उनकी स्टार्टिंग तनख्वाह थी 12,000 रुपये। उनको 10 साल नौकरी करते हुए जो है उनकी वर्दी के करते करते उनकी सैलरी जो है 18,000 रुपये पहुँच गई थी। तो वालिद साहब ने आखिरी बात जो थी उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे, तो वालिद साहब ने यही बोला कि अब लोग गाँव चले जाएंगे, गाँव में जो है अपनी जो है पढ़ाई वढ़ाई जो भी होगा, अब इतना वो नहीं होगा। सही कोशिश यही करूँगा कि आपके लोगों की पढ़ाई जो है वो मैं जारी रख सकूँ। ये घर आपका अपना है जहाँ आप लोग अभी रहते हैं इस वक्त? ये इसे हमारे मतलब अपना है अभी इस वक्त, मगर बाकी ये मुश्तमिल ज़मीन है रेलवे की। अगर रेलवे की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आ जाए, ये रेलवे पूरी ज़मीन आबादी है, अगर ये ख़त्म हो गया तो इसके अलावा हमारे पास कोई रहने के लिए जो है घर वगैरह कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इफ्तिखार शहीद के बचपन के दोस्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इलियास साहब। कि मतलब उसने गरीबों का साथ दिया। इफ्तिखार भाई हमारे बचपन के दोस्त थे। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज से तकरीबन 100 गज़ के फासले पे उसका घर था। 7 बजे वो ड्यूटी पे जाते थे सुबह, और शाम को 7 बजे 12 घंटे इसकी मतलब 18,000 सैलरी मिलती थी। अच्छा, मतलब जब जिस दिन वो ड्यूटी पे जा रहे थे तो उसने घर पे कहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, मतलब कल रिटायर हो जाएंगे। तो उसको ये नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी से रिटायर होना है या मतलब वो आखिरी दिन उसका ज़िंदगी का था। और दूसरी बात यह है कि जब स्टॉक एक्सचेंज के मेन गेट पे, ये हमेशा ड्यूटी मेन गेट पे करते थे बड़े, तो मैं इनको कहता था कि स्टॉक एक्सचेंज को अक्सर मतलब धमकियाँ मिलती है, तो आप मेन गेट पे क्यों? बोले दहशतगर्द आएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो करेंगे, तो मतलब मैं दहशतगर्द या इस चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ। तो उस दिन उसने ये दिखा भी दिया, जब सबसे पहले गाड़ी से दहशतगर्द उतरे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो इफ्तिखार नहीं रोका था उस वक्त, और वहाँ कुछ और सिक्योरिटी के इदारे भी थे, मगर इफ्तिखार सबसे पहले उसने कहा कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने उनको 7 गोलियों का निशाना बनाया। जब गोलियाँ चली
वो हुआ तो मतलब अंदर स्टाफ एजेंट के अंदर जो पुलिस सिक्योरिटी रेंजर जो भी थी वो सब हाई अलर्ट हो गए। उन्होंने मोर्चे संभाले और वो अपने अपने मोर्चे पे चले गए। तो मतलब 8 मिनट में दहशत गर्दों का कलमा कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो गेट पे अलर्ट खड़ा था अपनी ड्यूटी पे। जिस वक्त फायरिंग हुई तो उसकी वाइफ ने फायरिंग अपने घर में सुनी। उसने कहा अल्लाह खैर, जाके देखो, मतलब स्टाक एक्सचेंज से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तुम्हारे अब्बू वहाँ हैं। सिविल में बच्चे पहुँचे तो लाश पड़ी हुई थी 7 गोलियों के साथ। और फिर वाइफ को नहीं बताया गया, उनको कहा इफ्तिखार महफूज है, मतलब काफ़ी देर तक। मगर जब लाश सिविल अस्पताल से यहाँ पहुँची तो फिर कराम पर मचा और उसकी बेगम पे गशी के दौरे आ गए। रोते रोते बुरा हाल। छोटा सा मकान, अहले खाना इस वक्त जिस कर्ब की कैफियत में है वो कर्ब शायद हम बयान नहीं कर सकते और ना आपको इस कैमरे की आँख से दिखा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं यहाँ खड़ी हूँ घर के बाहर, तो यहाँ चीखों की, आहों की, सिसकियों की आवाज़ें मेरे कलेजे को झंझोड़ रही है और यकीनन देखने वाला हर शख्स इस दर्द को महसूस कर सकता है। शहीद इफ्तिखार की बेटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत छोटी सी नन्ही सी कली है। बेटा, सबसे पहले तो हम ताज़ियत करेंगे, जो तकलीफ़, जो क़यामत आप पे गुज़री है उसको हम महसूस कर सकते हैं, मालूम है। बाबा जब गए थे कल घर से तो मुलाकात हुई थी उनसे? मुलाकात नहीं हुई थी, मगर वो उठकर जैसे ही नमाज़ पढ़ के गए मुझे उठाने के लिए तो वो काम के लिए चले गए थे। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। और वैसे वो कब जाते थे और फिर कब आते थे? सुबह 6 बजे से जाते थे और रात को 6 बजे फिर वापस आते थे। फिर इंतज़ार रहता था बाबा आएंगे घर पे। सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी या बहुत ज़्यादा लाड जिसको करते हैं सबसे ज़्यादा? वो मुझे। आपसे करते थे? और ईद में किसी चीज़ की भी हमें कमी महसूस करने नहीं देते थे। हमारा इलाका ज़िल्लदीर वो शहदा की सरज़मीन है। जो दूसरा शहीद है, जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ, वो भी हमारे गांव का है। असल में एक फ़ख्र का समा है वहाँ पे, क्योंकि शहीद जो है वो पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र होता है। और ये पाकिस्तानी कौम का जज्बा है, ये हिम्मत है, ये अज़्म है। इस घर पे क़यामत गुजर चुकी है लेकिन घर वालों का हौसला बुलंद है और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ खुशी का समा है, जश्न का समा, इसलिए कि शहीद ज़िंदा है। बेशक शहीद ज़िंदा है। इस वक्त PTI सिंध का वफ़द यहाँ पे आ चुका है। फिरदौस शमीम नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ जो आए हैं अहले खाना से ताज़ियत के लिए। एक बहुत बड़ा हमला था जो नाकाम हुआ है और इन जाबाज सपूतों की वजह से। तो क्या वफाक से इस सिलसिले में कुछ बात हुई है? क्योंकि जो हमने यहाँ पे आके देखा, ये फैमिली जिस तरह से एक 18,000 की मामूली सी तनख्वाह पे और एक बड़ा घराने की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उन पर थी, तो क्या कुछ इमदाद का ऐलान आपकी जानिब से किया जाएगा, PTI सिंध की तरफ से, पार्टी की तरफ से, या कोई वफाक की जानिब से कोई बातचीत हुई है आपकी ऐसी? तो मेरे ख़्याल से मुख्तलिफ़ कोशिशें इस सिलसिले में हो रही हैं इस वक्त। अभी हम स्टॉक एक्सचेंज गए, वहाँ उन्होंने भी एक फ़ंड कायम किया है। कल गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस में एक तकरीब है जहाँ कुछ ना कुछ सारे लोगों के जो शहीद हुए और जो गाजी हैं इसके, उनके लिए भी कोई ना कोई पैकेज देंगे। और मैं समझता हूँ कि ब्रेवरी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारी तरफ से जो अवार्ड्स होते हैं ब्रेवरी के, उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन होगी। जो इनके वालिद साहब हैं उनकी एक ख़ास खसूसियत भी है जिसका शायद सबको नहीं पता हो। ये हमारे पार्टी वर्कर थे और पोलिंग एजेंट भी थे। खुर्रम शेर ज़मान की जो था पोलिंग बूथ के ऊपर बैठे हुए थे और इस पूरे इलाके में कैंपेनिंग करते थे PTI के। तो ये हम किसी उस सानिया के अलावा हम अपने पार्टी के वर्कर के घर आए। नाज़रीन, इस सेगमेंट का मकसद 10 साल की नौकरी, 18,000 तनख्वाह पर काम करने वाले, वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले इफ्तिखार वाहिद की फैमिली की जानिब हुकाम बाला की तवज्जो दिलाना है। आज के शो से इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी।